हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री। लेसन 1 हम आज पढ़ेंगे। हमारा बाकी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेसन 2 से लेसन 14 तक हम पढ़ चुके हैं। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारा अतीत। इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है? हमारा अतीत। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत से उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। जमीन के नीचे दबी हुई वस्तुओं को कहते हैं अवशेष। अतीत की कुछ जानकारियां ऐसी भी है जो हमें लिखित रूप में नहीं मिलती है। तो वो किस रूप में मिलती है? अवशेषों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, सिक्कों और अभिलेखों के रूप में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ये काल कौन सा कहलाता है? जहाँ पे हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि ऐसा काल जिससे हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, तो ऐसा काल कहलाता है पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। इस पैराग्राफ से हमने ये जाना कि इतिहास को जानने के बहुत स्रोत हैं। लिखित स्रोत हैं और अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों के द्वारा हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इतिहासकार जो हमें जानकारी देते हैं वो इन्हीं स्रोतों के आधार पर ही देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपनी जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा,
इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। इस पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि को समझेंगे। पहले बेसिक सी चीज़ों को समझेंगे कि लोगों ने कैसे आग जलाना सीखा, कैसे खाना पकाना सीखा, कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना सीखा। तो इस तरह की बातों को पहले हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों ने व्यापार कैसे शुरू किया, मुद्रा का उपयोग कैसे आरंभ हुआ, राज्यों और साम्राज्यों का गठन कैसे हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ ये दिया गया है कि नदी और घाटियों के समीप ही पहले सभ्यताओं का विकास होता था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि नदी के जो पास भूमि होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी, तो इसलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पे बसते थे ताकि वहाँ जब कृषि करे तो फसल की अच्छी उपज हो। इसलिए पहले सभ्यताओं का निर्माण जो है वो नदी या घाटियों के किनारे ही होता था। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था। संगठित होकर यानी एकजुट होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगे थे। जब लोग आग जलाना सीख गए तब वो अपने खाने को पकाकर खाने लगे। नहीं तो पहले क्या करते थे, जब आग नहीं था, जब वो आग जलाना नहीं सीखे थे तब वो भोजन को कच्चा खाते थे। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। आग के आविष्कार से काफ़ी कुछ उनके जीवन में परिवर्तित हो गया। मतलब आग से वो खुद को भी ठंड से बचाने लगे और जानवरों को भी ठंड से बचाते थे। आग से खाना भी पकाने लगे। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। जब औजारों का आविष्कार हुआ, जब लोगों ने औजारों का आविष्कार किया, पत्थरों से ही छोटे छोटे जब औजार बनाए तो उसी से उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो इस तरह लोग खेती करना सीख गए, आग जलाना सीख गए। उसके बाद क्या हुआ, लोग पशुपालन करना, व्यापार करना और यातायात में प्रगति कैसे आई, तो ये सब धीरे धीरे उन्होंने सीखा। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। तो लोगों को धीरे धीरे ये भी ज्ञान होने लगा कि जब कोई
आदमी मर जाता है तो उसके शरीर को क्या करना है, तो उसके शरीर को वो लोग दफना देते थे, मिट्टी के अंदर दफना देते थे। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उस समय जो है भवन जो है बहुत अच्छे होते थे, 2 मंजिले भवन होते थे और खिड़कियां और दरवाजे सड़कों की तरफ ना खुलकर पीछे खुलते थे। और उस समय पक्की सड़क का भी निर्माण होता था, नालियों का भी निर्माण किया गया था, स्नानागार का भी निर्माण किया गया था। स्नानागार मतलब नहाने का घर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सभ्य जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े। उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, इसलिए उस टाइम के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। पुरातत्व या जमीन के नीचे गिरी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण पुरातत्व या जमीन के नीचे गिरी हुई वस्तुओं के जरिए ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मुहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। कुछ लेख ऐसे भी थे जो अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, उसको अच्छे से पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उस समय की जो लिपि थी अभी के लिपि से बहुत ही ज़्यादा भिन्न थी, इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और पुरातात्विक सामग्री पर ही लोगों को जानकारी प्राप्त होती है उस काल के बारे में। 6ठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेद 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कालांतर में इनको लिखा गया। पहले वेद जो है लिखित रूप में नहीं था, लेकिन बाद में उसको लिखा गया, लिखित रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिनसे पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। आपको चैप्टर 1 में यही सारी जानकारी दी गई है कि आप कौन से चैप्टर में किस विषय में पढ़ने वाले हैं। और 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी।
इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं और इस चैप्टर में पूरी जानकारी दी गई है कि आप किस अध्याय में किस विषय में पढ़ने वाले हैं। उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ क्लास 6 हिस्ट्री का बुक यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।